हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो माय नेम इज करण अनेजा और मैं आज आपका इस फिजिक्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर 2। लेक्चर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैं लेक्चर 1 के बाद की चीजें अब मैं इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले लेक्चर 1 देखो, क्योंकि चीजें हम लेक्चर 1 से ही उठा के अपने कंसेप्ट को आगे बिल्डअप करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। नाउ वी विल बिगिन आवर सेशन। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे कि देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिश्ता भी क्लास में देखा था। फॉर्मूला आया था हमारे पास I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, तो बेसिकली नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हम सब जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जब कोलिजन होता है तो कितना टाइम लगता है बच्चों, उस कंजिक्यूटिव कोलिजन के टाइम को हम लोगों ने नाम दिया था रिलैक्सेशन टाइम। हम लोग जानते हैं बच्चों कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो इंटायरली जो होता है प्रॉपर्टी होता है मटेरियल की। इट इज एंटायरली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, याद रखना रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपियाड्स में भी आपको ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो आइए देखते हैं। सो बेसिकली बच्चों देखो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम में क्या बातें होती हैं वो देखते हैं। लेट अस अज्यूम कि मेरे पास बच्चों ये कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर में मैं फोकस करता हूँ सिंपली अभी एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक, चलो इसको सपोज मैंने जूम करके विजुअलाइज करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जब मैंने चीज़ों को जूम करके विजुअलाइज कर रहा तो मैंने बेसिकली ये देखा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो सिंस बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों, वो फोर्स लग रही है हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स इज नथिंग बट E into capital E, where capital E is the electric field और mod E is the charge on the इलेक्ट्रॉन। हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, डायरेक्शन मुझे पता है। अच्छा, अब बच्चों देखो इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन एक इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगा वो लगेगा मॉड ई कैपिटल ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, अच्छा यहाँ तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही इजी सा हमारा टॉपिक। चलो अब देखो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन की भी बात कर चुके हैं, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे को एक ये कोलिजन साइट, ये दूसरी कोलिजन साइट, साइट 1 साइट 2। ठीक है, तो जहां पे एक इलेक्ट्रॉन दो बार कोलाइड करता है, ये चार्ज दो बार कोलाइड करता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं बच्चों। लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो लैम्डा इज नथिंग बट जहां पे कंजिक्यूटिव कोलिजन होते हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है लैम्डा, दैट इज मीन फ्री पाथ। क्या आपको क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है जब कोलिजन होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं टाउ से। दिस टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। दिस टाउ इज नोन एज, माय डियर फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात? चलो अब देखो इस केस में हमें एक्सेलरेशन भी पता है अपने पास। लेट अस अज्यूम, ऐसा अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स जस्ट एट रेस्ट। मतलब ऐसा मान के चल रहा हूं मैं बच्चों कि चीजें जो हो रही हैं वो रेस्ट से शुरू हो रही हैं। तो अगर रेस्ट से शुरू हो रही हैं इसका मतलब उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा अब देखो इस पूरे केस में अगर हम बात करें तो हम लोग काइनेमेटिक्स पे जाएंगे, और काइनेमेटिक्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू U प्लस ए टी।
ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया V इज इक्वल टू 0 प्लस ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू टाउ बच्चों, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ई कैपिटल ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाउ। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले के बारे में मैं थोड़ी सी और आपको डिटेल बताऊंगा। आप एच सी वर्मा पढ़ोगे या और भी कुछ एक बुक्स पढ़ोगे, उसमें कुछ बुक्स में डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 दे रखा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एनसीईआरटी ने ये 2 फैक्टर नहीं दे रखा, इसलिए हम 2 फैक्टर को फॉर्मूले में कंसीडर नहीं करेंगे। बेसिकली ये फिजिक्स में अभी तक जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें ये सबसे कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला है, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ और कहा है, एच सी वर्मा ने कुछ और कहा है, मार्केट में बुक मिलती हैं और भी, डीसी पांडे बुक हो गई या और भी बुक हो गई, उनमें सब में अलग अलग दे रखा है। लेकिन बच्चों आपको सिर्फ वही फॉलो करना है जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूँ इसको कहीं और से मत पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें जैसा सिखाया हमें वही याद रखना है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलैक्सेशन टाइम। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। चलो बच्चों, अब थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल इस पे अब हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, नोट डाल के आप लिख सकते हो, नोट डाल के, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। बच्चों तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है बच्चों, ठीक है। ये वाली बात तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस केस में बात करूं, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैं रिलैक्सेशन टाइम वाले इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं बच्चों। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू एन ई ए, और वी डी की जगह हम रख सकते हैं ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, ठीक है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा इक्वल आ गया एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टाउ अपॉन एम ई। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला विच यू नीड टू मेमोराइज, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है करंट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन एम ई इंटू टाउ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला बच्चों यू नीड टू मेमोराइज। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई रिपीट, ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब देखो इस पूरे केस में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो ए है ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ कंडक्टर नहीं है, ठीक है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने अपने कंडक्टर को किससे कनेक्ट किया, बैटरी से। ये बात समझ में आ रही है। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, और ई क्या है, ई है बच्चों हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.68 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये वही वाला ई है, ठीक है। आपको यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो एक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा रिलैक्सेशन टाइम के साथ, और एक हमने करंट का रिलेशन पढ़ा रिलैक्सेशन टाइम के साथ, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि एनसीईआरटी में 2 वाला फैक्टर नहीं होता, तो सिंस बुक्स में वीडी की वैल्यू 2 वाला फैक्टर के साथ ली जाती है तो करंट में भी वो 2 वाला फैक्टर आता है। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको वीडी की वैल्यू बस यही याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि बुक्स में आपको कंफ्यूज कर रखा है और हमें सिर्फ वही फॉलो करना है जो एनसीईआरटी कहती है, दैट्स इट। चलो, तो अब हम इस पे बेस थोड़ी और रिसर्च करते हैं कि आगे अब हम इसमें और क्या क्या फॉर्मुलेस डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर में बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यू उठाई पुट किया आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो लास्ट फॉर्मूला अभी हम लोगों ने करंट का और रिलैक्सेशन टाइम का देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो ई फैक्टर था, ये ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है बच्चों, ये ई था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब ध्यान से देखो, हम एक और बात को जानते हैं कि ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप सब जानते हो, जानते हो, सोच लिया, लिखने वाला हूं मैं अब आपके सामने। तो देखो बच्चों, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि ई जो होता है वो इक्वल होता है dv बाई डी आर के। ठीक है, मैं नेगेटिव साइन को नहीं यूज कर रहा क्योंकि हम जानते हैं वो नेगेटिव साइन यही दिखाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, ये बात जानते हैं हम। तो उसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बैटरी की वजह से, v का। ठीक है, और कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं l है, जैसे मैंने अभी आपको फिगर बनाई थी ना सिलेंडर की वो वाली, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a का है उसका, और लेंथ कितनी है l की, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू v बाय l। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अच्छा मान लो ये फॉर्मूला 1 है, ये फॉर्मूला 2 है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में, तब मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I इज इक्वल टू n ई स्क्वायर a इंटू v अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू l, और यहां पे आ गया टाउ। थोड़ा टर्म्स को रीएडजस्टमेंट करके एक अच्छी फॉर्मूले की लुक देते हैं, फिर देखते हैं आगे कि उस फॉर्मूले को मैंने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, v a बाय l, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया और इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। अभी मैं इस फॉर्मूले का आपको यूज बताऊंगा कि क्या यूज है इस फॉर्मूले का। तो हमने बेसिकली करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में भी रिलेशन को प्रूव कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों बताओ, किसी भी कंडक्टर के लिए एन जो फैक्टर है, एन फैक्टर फॉर एनी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टर, मतलब एक मैं कंडक्टर को ले रहा हूं और मैं उसी कंडक्टर के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर मैंने एक कंडक्टर को लिया और उस पर बात करी, तो बताओ एन जो है उस कंडक्टर का वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए? यस, एन। आप अगर सोच रहे हो कि एन कांस्टेंट है कंडक्टर का, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी ना, तो हम बोल सकते हैं कंडक्टर पे डिपेंड करेगी। अच्छा अगर मैं बात करूं इस केस में ई पे, ई ई मेरा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। अच्छा अगर मैं बात करूं टाउ की, तो टाउ भी आप लोग जानते हो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो एक कंडक्टर तो एक ही मटेरियल से बना होगा ना, मतलब अगर मेरे पास एक कंडक्टर है तो उस केस में टाउ भी कांस्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि आप लोग इतना जान चुके हो कि एन भी कांस्टेंट, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट। ठीक है, एक कंडक्टर के लिए ए भी कांस्टेंट होता है। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे भाई ये कंडक्टर आपके पास है, मान लो ये आपका कंडक्टर है, तो अगर ये आपका कंडक्टर है तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है। ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ भी कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक कंडक्टर के लिए एरिया भी कांस्टेंट हो गया और लेंथ भी कांस्टेंट हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, जब यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट है, सिर्फ एक चीज वेरी कर रही है, एक आई और एक वी, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? अरे ये तो लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये लॉ तो हमारा ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है। बिल्कुल सही बात, ये हमारा ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने अपनी थ्योरी को जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं उस थ्योरी से ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया अपनी थ्योरी से ही। ऑल्दो ये एक लॉ है और आप लोग जानते हो कि लॉ को हम प्रूव नहीं कर सकते, जैसे न्यूटन्स लॉ होता है। ठीक है, जैसे आपने 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, क्या उन लॉ के प्रूफ थे? दे आर जस्ट द एक्सपेरिमेंटल लॉस, आपने एक्सपेरिमेंट किया और उनको प्रूव कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ कहता है कि भाई अगर एक कंडक्टर में तुम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो तुम्हारा करंट भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, लेकिन हमने अपनी थ्योरी को कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर करके फाइनली उस लॉ पे पहुंच गए, और इस इक्वेशन से भी मैं क्लियरली बोल पा रहा हूं कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। क्लियर हो रही है बच्चों आपको ये वाली बात? ठीक है, और हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम चीजों प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ आता है v इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूं,
ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने के बाद मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि जो बच्चों मेरा आर होगा, ये आर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा L बाय ए इंटू एन ई स्क्वेयर टाउ. So this is my resistance of the circuit. This is बच्चों my resistance of the circuit. क्या इतनी बात समझ में आई आपको? किसी को कोई दिक्कत? ये रेजिस्टेंस मेरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस और मैंने ओम्स लॉ और अपने प्रीवियस नॉलेज को जस्ट कंबाइन करके लिखा. क्लियर हो रही है बात? आप सभी लोग जानते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जिसको हम हिंड्रेंस बोलते हैं या रुकावट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है. ओम को आप इस सिंबल से डिफाइन करते हो. तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ये जो मेरे पास फैक्टर आया, इसकी यूनिट हो गई ओम. इतनी क्लियर हुई बात आपको? ये इसमें कोई भी दिक्कत आपको? ठीक है. अच्छा, अब आपने 10th क्लास में एक और बात पढ़ी हुई है प्यारे बच्चों, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है रो एल बाय ए के. ये बात आपने पहले पढ़ी हुई है. ठीक है, तो मैं आपकी 10th क्लास की वही थ्योरी से चीजों को लिंक कर रहा हूं. ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को देखो और R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए वाली इक्वेशन को देखो. तो यहां से मैं जानता हूं कि जो रो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी. अरे भाई, R क्या होता है? रेजिस्टिविटी. ठीक है, R इज रेजिस्टिविटी. तो अब आप क्लियरली बोल सकते हो कि आपके पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया 1/NE² टाउ. क्लियर? और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी की अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं तो यूनिट जो होगी रेजिस्टिविटी की वो होगी ओम मीटर. रेजिस्टिविटी की यूनिट बच्चों क्या होगी? ओम मीटर. ठीक है बात? इस फॉर्मूले में अगर मैं ध्यान से देखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जामिनर जो भी पेपर आएगा ना आपका नीट का, वो इसी चैप्टर में से, इसी नोट्स में से आएगा. अब घुमा के कैसे पूछेगा? जिस देखो, ये आपको खुद से सोचनी है चीजें. ठीक है, ये आपको खुद से सोचनी है माय डियर फ्रेंड्स. जैसे इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं, हमारे पास रो इज इक्वल टू 1/NE² टाउ है. एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ई क्या होता है? चार्ज ऑन कंडक्टर. टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम. अच्छा, अब देखो, एक ये साइड एक ये साइड, इन दो साइड पे कोलिजन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की. इन दो साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है अगर, तो टाउ होता था रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, चलो अब देखो इस केस में थिंक थोड़ा सा अपने आप पहले सोचें आप लोग. 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको. इज टाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट? ये बता भी रखिए मैंने आपको इस सीरीज में बात. इज टाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट? क्या हमारा रिलैक्सेशन टाइम बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता? सोचो अपना, फिर मैं आपको लॉजिक देता हूं. ठीक है बच्चों, तो आपने जरूर सोचा होगा अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंट रिलेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक देता हूं. ठीक है, तो देखो बच्चों, इस केस में आप लोग जानते हो कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेंडमनेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो केटीजी में फॉर्मूला पड़ा था 3/2 केटी, वो बढ़ेगा या घटेगा? भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, तो कंफर्म है कि टेम्परेचर बढ़ने से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. भाई बिल्कुल सही. अब देखो यार, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हो, इसमें कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं होता. एक ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. क्या अब दोनों की जो वेलोसिटी होगी कोलिजन की, वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी. वेलोसिटी बढ़ जाएगी. वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब अब वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, वो ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सर आप खुद बता रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, डिस्टेंस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टाइम घटेगा. अगर टाइम घटेगा तो टाउ जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टाउ जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ दैट इज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस. डिक्रीजेस. ठीक है बच्चों, याद रखो, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है बच्चों, तो मेरा आपसे क्वेश्चन था, अब आपसे देखो कोई पूछेगा कि रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी नहीं पढ़ाया जाएगा लेकिन आपको टाउ पता है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? कि जो रो है, रो मतलब रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अब आप इस रिलेशन से क्लियर बोल सकते हो कि सिंस
tau decreases, since tau decreases, so rho increases with temperature. सिंपल सी बात यार, ये तो बहुत ही आसान चीजें हैं ना। तो जिसको ये बेसिक आती है वो तो कितने भी क्वेश्चन अपने आप खुद से कर सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं भाई। हम ना एक भी चीज नहीं छोड़ रहे, अगर एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे तभी तो ये क्वेश्चन हम खुद से कर सकते हैं। बस आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमने ये वाली बात भी कर ली। चलो अब थोड़ा सा आइडिया अगर मैं तुम्हें दूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी पे। तो घुमा के क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, इज रेजिस्टेंस डिपेंडेंट, इज रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? तो यार ये तो क्लियर बात है, जब रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो क्लियर है रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो आप ऐसा लिख सकते हो आंसर, यस रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड इट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम रॉकेट साइंस डिस्कस कर रहे हैं, बस एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्लियरली देख लिया कि रेजिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आता है, रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट आता है, ठीक है। अब कुछ और स्टेटमेंट जो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे समरी की फॉर्म में दे देता हूँ। रेजिस्टिविटी do not depend on shape and size of conductor। सर ये बात समझ नहीं आई, आप कैसे बोल सकते हो कि शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे नहीं डिपेंड करता? तो बच्चों देखो, इसके लिए ना मैं आपको कहूंगा कि मेरे साथ इस फॉर्मूले पे चलो, रो इज इक्वल्स टू एम ई एन ई स्क्वायर टाउ। देखो इस केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या शेप साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है? नहीं सर। क्या एन डिपेंड करता है शेप साइज ऑफ कंडक्टर पे? नहीं सर। क्या ई डिपेंड करता है? नहीं सर। टाउ भी डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं ये वाली बात क्लियरली कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती, बट it depend on nature of material of conductor। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्या आपको क्लियर हो रही है ये वाली बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट भी देख लेते हैं हम फिर। एक्चुअल में ना कि जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, आपको ये कैसे आएंगे एम्स में या नीट के पेपर में, इस टाइप से कैसे पूछ सकते हैं? तो आपको बेसिकली बच्चों वो कंसेप्चुअली 4-5 स्टेटमेंट्स दे दें, ठीक है। इनमें से बोलेंगे अब बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो आपको वो ऑप्ट करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो हो सकता है स्टेटमेंट 1 ट्रू हो, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो, स्टेटमेंट 3 भी ट्रू हो। फिर आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा भाई 1 ट्रू, 2 ट्रू, 3 ट्री, या ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब तक आपको ये कंसेप्चुअल ज्ञान नहीं होगा ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम बिल्कुल फोकस करके चीजों को चल रहे हैं। अच्छा, अब देखो इस केस में अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं यार। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन शेप एज वेल एज नेचर ऑफ कंडक्टर। क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर पे, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। एल बाय ए, एल और ए आर द डायमेंशंस जिससे हम उसकी शेप और साइज को मेजर कर सकते हैं कंडक्टर की। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस दोनों पे ही डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, तो अच्छे से पेन डाउन करो और फिर हम चलते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं अपना प्रीवियस नॉलेज पे बेस एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर ऑफ एम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोल रखा है कि एक स्टेडी करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेडी करंट। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो स्टेडी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेडी करंट क्या होता है कि सपोज आपके पास एक कंडक्टर है। अच्छा, जैसे इसको हम समझ ही लेते हैं लेटस से, आपके पास ये आप जानते हो कि दिस इज द सिंबल टू डिनोट रेजिस्टेंस, और ये होता है हमारा बैटरी। ठीक है बच्चों, और सपोज मैंने सर्किट को कनेक्ट किया, ठीक है, स्विच से कनेक्ट किया, लेटस से दिस इज द स्विच। ठीक है, और मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया, और ये है मेरा एमीटर। तो आपने बच्चों लैब में कभी कभार कभी अगर एक्सपेरिमेंट किया हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते थे, ठीक है, मोमेंटेरली एमीटर पे बहुत जल्दी जल्दी डिफ्लेक्शन होती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता था कि डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट स्टेडी हो जाती थी, मतलब अब उस पर कोई भी चेंज नहीं आता था। तो इसका मतलब करंट उस सर्किट में, उस ब्रांच में हो गया कांस्टेंट। तो ऐसा करंट जिसमें चीजें स्टेबली फ्लो करती हैं, करंट की वैल्यू स्टेबल हो जाती है, और अब ना ही करंट उसमें इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, ऐसे करंट को बच्चों हम स्टेडी करंट कहते हैं। तो स्टेडी करंट क्या होता है, क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट, ये कंडक्टर हो सकता है जिसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, ऐसा आप समझ सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं, तो अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और पूछ रखा है क्वांटिटी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज। ओके 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 ओके, तो देखो, ऐसा आपने कभी फिगर जरूर अपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। जल्दी से सोच के बताओ, ऐसी फिगर कभी कहाँ पढ़ी है आपने? जल्दी से, बहुत जल्दी से, ये फिगर आपने किस चैप्टर में पढ़ी हुई है? तो अगर आप लोग सोच रहे हैं फ्लूइड्स आपके दिमाग में आ रहा है चैप्टर, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक्चुअल में ऐसी फिगर हमने पढ़ी हुई है, नॉन यूनिफॉर्म वेरिंग क्रॉस सेक्शन ट्यूब। ठीक है, कहां पड़ी थी ये बच्चों? बर्नौलीज थ्योरम में। यस, तो इस क्वेश्चन को हम अपने प्रीवियस, देखो ज्यादा हमें चीजें ना सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी आप हमने 11th में अपना बेसिक पढ़ा हुआ है हम उसी को यहाँ पे लिंक कर करके देखते रहेंगे, रेदर देन की बार बार नई चीजों से सोचना पड़े। ठीक है, तो देखो अब इस केस में इसने बोल रखा है, इसको मान लो एक नॉन, ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया अपनी बैटरी से। ठीक है, अच्छा, इस तरीके की आपकी फिगर बन गई बच्चों। अब देखो यार, आपको याद होगा उस केस में हम लोग बोलते थे कि पाइप से जितना पानी एंटर करता था उतना ही पानी पर यूनिट टाइम में एग्जिट करता था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड हमारा कांस्टेंट होता था, ये वाली बात याद है? फिर इसी में ही हमने एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी प्यारे बच्चों पढ़ रखी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और दोस्तों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होती थी वो कहती थी हमारे को A1V1 बराबर होता था कांस्टेंट के। अगर तुम्हें याद हो तो A1V1 किसके बराबर होता था? एक कांस्टेंट के बराबर होता था दोस्तों। तो देखो ये दो चीजें हमने पढ़ रखी है, अब इसी से ही हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो काम होता था बर्नौलीज में वॉल्यूम पर सेकंड का, ठीक है, वाटर पर सेकंड का जो काम होता था, वही काम यहाँ पे होता है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अब देखो यार, कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने एंटर कर रहे हैं, आप ऐसा, हम जानते हैं कि बैटरी का काम होता था पंप करना। ठीक है, तो बैटरी ने एक बार अगर चार्जेस को पंप करना शुरू कर दिया तो पंप घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि कंडक्टर में वो कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब जितने चार्जेस यहाँ से एंटर कर रहे हैं उतने ही चार्जेस निकलने चाहिए। तो चार्ज कंजर्व है माय डियर फ्रेंड, क्या कंजर्व है? चार्ज। तो एक सेकंड में जितना चार्ज एंटर कर रहा है, दूसरे सेकंड उतने ही सेकंड में उतने चार्ज इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एमिट भी कर रहे होंगे। इसका मतलब Q बाई टी एंटर और एग्जिट सेक्शन का कांस्टेंट है। इसका मतलब Q बाई टी क्या होता है प्यारे बच्चों? सर Q बाई टी तो करंट होता है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं करंट, करंट इन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात समझ में आ गई? तो एक बात तो कंफर्म है, करंट तो कांस्टेंट होगा ही होगा। अच्छा, फिर इसने बोल रखा है ड्रिफ्ट स्पीड, तो अब हम ड्रिफ्ट स्पीड पे बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अरे ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा यार? ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल पढ़ा है सर। तो देखो यार, इसमें एन पे बात करते हैं, इस पे ई पे बात करते हैं। एन और ई कांस्टेंट होता है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं I इज इक्वल टू ए इंटू वी डी,
और ये भी हो गया हमारा कांस्टेंट। अरे ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट सर। जी बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, हमारा ये फैक्टर भी हो गया कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब यार ये कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि सिंस चीजें हमारी कांस्टेंट हो गई हैं, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे जैसे वेरी करता रहेगा, क्या ड्रिफ्ट स्पीड वेरी करेगी नहीं करेगी? जी बिल्कुल करेगी। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड या फिर कहें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई। तो आई वेरी नहीं कर रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, बिल्कुल। ड्रिफ्ट कर रहा है वेरी, बिल्कुल। तो अब हमने जितनी भी ये चीजें सीखी, अब इनसे हम इन बेस्ट ऑप्शंस में देखेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है करंट, ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कांस्टेंट है। नहीं, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड ओनली नहीं, करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड कतई नहीं। आंसर हो गया डी। क्या ये बात समझ में आई? हमने कैसे सीखा? क्लियर हो गई बात? तो चीजों को आपको बस सोचने का तरीका आना चाहिए। और इस क्वेश्चन को ये बहुत बार आ चुका है, एम्स हो चाहे आपका नीट हो, ठीक है, चाहे मेंस हो या कोई भी पेपर हो, बार बार यही क्वेश्चन वो पूछते हैं। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट सोचने का तरीका अपने को समझ में आना चाहिए। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से पेन डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है बच्चों, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसी तरीके से। ठीक है, तो हमें बोल रखा है कि एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, हमारे को लेंथ भी गिवन है, ठीक है, कंडक्टेंस भी गिवन है। तो बच्चे बोलेंगे सर आपने कंडक्टेंस तो बताया ही नहीं। तो देखो बच्चों, आपको यूनिट से भी पता चल रहा है कंडक्टेंस कुछ और नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, कंडक्टेंस इज नथिंग बट 1 अपॉन रेजिस्टेंस। और आपको दिखाई भी दे रहा है कि इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम, ओम, 1 अपॉन ओम। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को हम लोग बोल सकते हैं वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला 1, और एक फॉर्मूला है फॉर्मूला 2। तो देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हमें निकालना है रो, हमें एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, 1/r भी गिवन है। क्या लगता है फॉर्मूला 1 यूज करना चाहिए या फॉर्मूला 2? अरे फॉर्मूला 1 यूज करें या फॉर्मूला 2? बिल्कुल सही, इस केस में हम फॉर्मूला 2 यूज करने वाले हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सा क्वेश्चन। तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं, आप इसको खुद से कर सकते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूले में 1/r की वैल्यू पुट करनी है, एल की करनी है, ए की करनी है और आंसर ले आना है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हो रही है बात? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि हमारे को कई बार इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें यही पता नहीं चलता। इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक्स पे पकड़ के रखो, बेसिक्स को। चलो ठीक है, तो फिर देखते हैं इसी केस में थोड़ी सी और मैं आपको बात भी बता देता हूँ। देखो अभी तक मैंने जितनी भी डिस्कशंस किया वो सारा का सारा कंडक्टर्स का किया, ठीक है, लेकिन इंसुलेटर्स में तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। लेकिन कई बार एग्जाम्स में सेमीकंडक्टर पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब हम सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कहानी, कहानी ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, कहानी ऑन सेमीकंडक्टर्स। तो नाउ वी आर स्टडिंग ऑन कहानी ऑन सेमीकंडक्टर्स। देखते हैं हम सेमीकंडक्टर्स में क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, रो इज इक्वल टू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द फॉर्मूला वी नो। ठीक, इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, सपोज मैंने अब इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर मैं दोस्तों अपना
उस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। अगर मैं उस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो पूछा गया कि क्या क्या इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो देखो अब आपको क्लियरली पता है कि जैसे जैसे आप सेमीकंडक्टर को हीट करते हो वो अपने आप को कंडक्टर की तरफ लाने की कोशिश करता है, वो अपने को कंडक्टर की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक बात क्लियर है, एन विल इंक्रीज, एन विल इंक्रीज। इसको समझने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट करूंगा तो हीट करने की वजह से उस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि मैं उनके बीच की और न्यूक्लियस के बीच की बॉन्ड को तोड़ रहा हूं। और कैसे तोड़ रहा हूं? टेम्परेचर को बढ़ा बढ़ा के। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। यार ये बात समझ में आ रही है? एकदम बेसिक्स बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टाउ, बच्चों बताओ, टाउ इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? कुछ बोलेंगे इंक्रीज, कुछ बोलेंगे डिक्रीज, और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात पता है कि टाउ इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, डिस्टेंस को ट्रेवल करने में समय बढ़ा या घटा? घटा। तो अपना आ गया टाउ विल डिक्रीज। अच्छा, और चीजें कांस्टेंट हैं, और चीजों पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। एम ई भी कांस्टेंट है, एन भी, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो एन और टाउ में डिनोमिनेटर में एक फैक्टर बढ़ रहा है एक फैक्टर घट रहा है। तो बच्चों एक फैक्टर बढ़ रहा है एक फैक्टर घट रहा है, तो डोमिनेट कौन कर रहा है? अब क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि एन और टाउ में जो डोमिनेट करता है ना फैक्टर, वो करता है एन। वो कौन करता है? एन। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एन और टाउ में किसकी वैल्यू में ज्यादा जो चेंज आएगा, कौन डोमिनेट करेगा कि भाई मैं ही जो कहूंगा उसी के बेसिस पे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो और रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो है एन। ठीक है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हेयर एन विल डोमिनेट, एन विल डोमिनेट। ठीक है, तो इफ एन विल डोमिनेट तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं रो विल डिक्रीज। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है, कंडक्टर पे रो बढ़ता था, कंडक्टर पे रो बढ़ता था टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन सेमीकंडक्टर पे रो घटता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, सिमिलरली मैं एक और बात बोल सकता हूं आर पे, आर विल ऑल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि R बराबर होता है रो एल बाय ए, तो हम इसमें भी यही बात बोल सकते हैं। तो हमने कंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ा, हमने सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ा, और इंसुलेटर पे तो बात ही क्या करनी, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तभी तो आप जितने भी घर में इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हो, क्या कभी आपने इंसुलेटर से बने हुए कंडक्ट मटेरियल को यूज किया जिससे इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो कर जाए? नहीं। तो हमें इंसुलेटर पे नहीं जाना, हमें सिर्फ जाना था कंडक्टर पे और सेमीकंडक्टर पे। ये थ्योरी क्लियर हो गई आपको? पता नहीं कितनी बार ये थ्योरी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन हमने सबको एक ही जगह अपनी कहानियों से जोड़ जोड़ के बताया। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चलो अच्छे से नोट कर लो, फिर चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पता नहीं इन कितने कॉम्पिटिशन्स में ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, आपके नोट्स में ये होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जानते हो, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। दूसरा ऑप्शन है एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 मीटर पर सेकेंड, और डी है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ठीक है, बोल रखा है आपको ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, दिस क्वेश्चन इज मल्टी करेक्ट। अच्छा, तो देखो यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में सबसे पहले ए और सी में बात करते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमने नोट्स में भी देख रखा है, पहले भी पिछले लेक्चर में देखा, तब जीरो होती है, एवरेज वेलोसिटी तब जीरो होती है जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन 0 मीटर पर सेकेंड तब ट्रू होगा व्हेन कंडक्टर, व्हेन कंडक्टर नॉट कनेक्टेड टू, नॉट कनेक्टेड टू
बैटरी सोर्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट लिख रखी है तो आपका 0 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन अपने को तो जनरल बात करनी है, तो इसलिए सी ऑप्शन पे हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे लिए गलत है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10⁻⁴मीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन करेक्ट है। आपके पास अभी हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे I = NeAVT, तो आप जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴मीटर पर सेकंड की रेंज में आएगी। इसलिए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁵मीटर पर सेकंड, ये वाला ऑप्शन भी सही, ये वाला ऑप्शन भी सही। अगेन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस, फैक्चुअल बेस्ड हैं, ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और सी ऑप्शन अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो चीजें ट्रू होंगी, इसलिए हमारा आंसर हो गया ए और बी। इसको समझने में कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलो तो देखते हैं फिर अब हम आगे और चीजें, ठीक है बच्चों। तो अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कई बार सपोज दिस इज द कंडक्टर, ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। मेरा क्वेश्चन क्या आया कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। भाई बच्चे बोलते हैं देखो इसकी लेंथ, शेप, साइज सब कुछ सेम है, ठीक है, मटेरियल भी सेम है, तो चाहे मैं करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो करवाऊं या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो करवाऊं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। मैक्सिमम बच्चों का ये मिथ होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन डिटरमाइन करती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब उसी पे बेस, उसी कंसेप्ट पे बेस मेरे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ R1 बी द रेजिस्टेंस ऑफ शोन कंडक्टर बिटवीन फेस ABCD एंड EFGH एंड R2 बी द रेजिस्टेंस बिटवीन फेस BCGF, ठीक है, एंड ADHE, तो बताना है अपने को रेजिस्टेंस का रेशो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से आपको एक बात जो सीखने को मिलती है, अपने को भाई सीखने को क्या मिल रहा है, अपन को ये भी पता होना चाहिए ना कि इस क्वेश्चन को कराने का मकसद क्या था। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको सिखाता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इतनी बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं इसको, ये हमारे को सीखने को मिलता है इस क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इसने बोल रखा है कि इसी पे शेड कर देते हैं हम, कि करंट जब फ्लो कर रहा है इस तरीके से, मतलब ABCD एंड EFGH, इस तरीके से, मतलब अगर मैंने इस कंडक्टर को इस तरीके से अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस होगा ना सर्किट का, दैट विल बी R1, दैट विल बी R1, ठीक है। तो बच्चों देखो इस केस में हमारे पास ना रेजिस्टेंस का एकमात्र फॉर्मूला जो होता है वो होता है ρL/A। अब यहां पर हमें ये सीखनी है बात कि एक्चुअल में L जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर in direction of current flow, in direction of current flow, ठीक है दोस्तों। क्या ये बात समझ में आ रही है यार तुम्हें? बिल्कुल बढ़िया बात है ये, ठीक है। तो L डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अच्छा सर फिर A क्या होता है वो भी बता दो, वो भी बता देते हैं दोस्तों। तो A जो होता है वो होता है एरिया ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अच्छा अगर मैं इस केस में बात करूं तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं ABCD और EFGH के लिए, ठीक है। तो देखो
करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह फ्लो कर रहा है, करंट इस तरीके से सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो लेंथ होगी ना R1 के लिए, वो लेंथ हम लेंगे AE। अरे वो लेंथ क्या लेंगे हम बच्चों? AE। आई रिपीट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम लेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर प्यारे बच्चों जो हमारे पास आया वो आया 8 सेंटीमीटर। तो आई कैन राइट L1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और एरिया जो होगा वो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, तो एरिया जो होगा वो होगा ABCD का फेस का एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। सो आई विल से कि एरिया जो होगा वो होगा 2 इंटू 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इतनी बात समझ में आई? तो R1 की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई रो इंटू L1 बाई ए, मतलब 8/2 मतलब 4 रो। यार यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो R2 क्या होगा, तो R2 के लिए मैं इसी फिगर को थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप अपना नोट कर लो, मैं शेड करके दिखा दूंगा, ठीक है, आप नोट कर लो, फिर मैं इसी को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, सपोज करंट ऐसे फ्लो करता, मतलब अगर इस तरीके से फ्लो करता करंट, मतलब इन द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो यार? मतलब अगर ये कंडक्टर है ना हमारा, ये कंडक्टर है अगर, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस केस में जो R2 के लिए बात करूं मैं, फॉर R2 फॉर R2 तो मुझे L2 के लिए बात करनी है और A2 के लिए बात करनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी फिगर पे। तो देखो यार, इस केस में जो L2 होगा ना मेरा, L2 वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो तो AB है मेरा। और एरिया जो होगा वो होगा फेस एरिया ऑफ ADHE, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर ही तो आ रहा है, वो उसके क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। तो इसीलिए एरिया जो होगा वो होगा 8/2। एरिया जो होगा वो होगा 8/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R2 की वैल्यू आ गई रो इंटू 1/16, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जिसको मैं लिख सकता हूँ रो बाय 16। तो आपका सिंपली R1/R2 करना है, तो R1/R2 किया तो अपना आंसर आ गया रेशो लेके 64, ठीक है। किसी भी बच्चे को एक बात इस क्वेश्चन से ये भी सीखने को मिलती है कि रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ऐसे क्वेश्चन इतनी बार आ रखे हैं, मतलब क्या ही बताऊं, लिमिट नहीं है कोई, इतनी बार प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं इस टाइप के। तो जो क्वेश्चन ने सिखाया आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, अच्छे से पकड़ के रखना है अपने को, मतलब जो जो चीजें सिखाई जा रही है ना वो तो बिल्कुल गलत होनी नहीं चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने को, इस तरीके से पढ़ना है यार, ठीक है। चलो देखते हैं फिर आगे और चीजें। तो दोस्तों अब देखना है हम लोगों को कि क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला बेसिकली डिराइव कर रहे हैं, हमने ये तो देख लिया कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो समझ भी लिया। अब हमें फॉर्मूला चाहिए, जैसे आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ जो होता है वो होता है L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डोंट वरी, मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अरे याद है या नहीं याद? ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अब रेजिस्टेंस का भी हम एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है यार? ठीक है, तो चलो डिराइव करते हैं, फिर लेट्स मूव फॉर द डेरिवेशन पार्ट। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया है ऐसा, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये बात अपने को क्लियर है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो चेंज आता है ना वो डी का आता है। डी क्या है? चेंज इन resistance due to change in temperature, change in टेम्परेचर। अरे दोस्तों क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है, अच्छा सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखा गया है ऐसा कि जो डी होता है, चेंज जो होता है, जैसे जैसे आपने देखा होगा लेंथ बढ़ती थी थर्मल एक्सपेंशन में, ये थर्मल एक्सपेंशन की बात है, चीजें सेम है तो
क्यों हम नई बातें सीखे, पुरानी कोई रिवाइज करते हुए सीखेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन अपना जैसे टॉपिक है, उसमें देखते थे कि लेंथ बढ़ रही है, डीएल होता था, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा स्केल की लेंथ बढ़ती थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती है माय डियर फ्रेंड्स। क्या बढ़ती है? रेजिस्टेंस। तो देखा गया कि डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। अरे डी टी क्या है? डी टी है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे जो चेंज आएगा ना टेम्परेचर में, वो डी टी है। ठीक है, तो देखा गया डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी एंड डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। आर नॉट है इनिशियल रेजिस्टेंस। अरे आर नॉट क्या है दोस्तों? इनिशियल रेजिस्टेंस। अब मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को जब कंबाइन करता हूं ना, तो मेरे पास फाइनली जो स्टेटमेंट आती है वो आती है डी आर इज इक्वल्स टू आर नॉट alpha dt, where alpha is constant। और इस अल्फा को हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट। वहां बोला जाता था थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट, यहां बोला जाता है थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट। दोस्तों इतनी बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं डी आर इक्वल टू आर नॉट एल्फा डी टी। अब क्या करना है? चलो अब दोनों तरफ करते हैं एक्सप्रेशन लाने के लिए इंटीग्रेट। अरे क्या करेंगे आप? इंटीग्रेट। चलो देखते हैं। तो बस इंटीग्रेट के लिए सांप के निशान बनाने होते हैं, बना देते हैं। लो भाई, ये बना दिया। ठीक है, तो आपको पता है आर नॉट जो है वो तो कांस्टेंट है ना। अरे भाई इनिशियल जहां से चीजें शुरू हो रही हैं वो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आर नॉट इज कांस्टेंट। अच्छा सर बिल्कुल, आर नॉट तो हमारा कांस्टेंट है ही है। तो सिंस आर नॉट हमारा कांस्टेंट है, अब हम क्या करेंगे? सिंपली ऐसा लिख सकते हैं इसको। मान लो कि टेम्परेचर था टी इनिशियल से टी फाइनल, तो रेजिस्टेंस गया आर नॉट से आर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट इंटीग्रेट करने के बाद इक्वल टू आर नॉट बाहर आ गया, इसको लिख दिया अल्फा डी टी इंटीग्रेशन टी आई टी एफ, और यहां आ गया आर नॉट। ठीक है, आर नॉट कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। मैं रूल्स नहीं बताऊंगा तुम लोगों को रूल्स ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में फिर हमारे पास एक्सप्रेशन जो आ गया याद रखने वाला, वो आ गया आर नॉट प्लस आर नॉट टी इनिशियल से टी फाइनल अल्फा डी टी। ठीक है, अच्छा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आर नॉट 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा डी टी टी इनिशियल से टी फाइनल एंड दिस इज माय एक्सप्रेशन। ठीक, तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो हमें मिलने वाला है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डी टी इंटीग्रेशन टी इनिशियल टू टी फाइनल। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो देखो इससे आपको एक बात सीखने को मिलती है, नोट कि अल्फा इज वेरिंग विद टाइम। अल्फा इज वेरिंग विद टाइम। अरे भाई अल्फा समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, अल्फा समय के साथ बदल रहा है, तो अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए हमने इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लाए। ठीक है, अब देखो बदलता कैसे है, वो इतना धीरे बदलता है, उसकी भी सेंस थोड़ा सा सीख लेते हैं। मान लो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा की वैल्यू जो थी वो थी 2.5 इंटू 10 की पावर -2 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स पे अभी बात नहीं करते। तो अगर मैंने 10 से सपोज जंप किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अच्छा खासा होता है टेम्परेचर रेंज, तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती है 2.5001 इंटू 10 की पावर -2 यूनिट्स। ठीक है, तो एक्चुअल में जो चेंज आ रहा है ना यार, चेंज कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो वी में ट्रीट अल्फा टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो सिंस ये वाली बात दे रखी है, तो आपके पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बात खत्म, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन कई बार पेपर में हो सकता है तुम्हें वो अल्फा वेरी करके दे दे टाइम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तब अपना काम कर लेना, तब आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी। लेकिन 99.9% केसेस में तुम्हारे लिए जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तुम्हें मानना होगा कि अल्फा इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है बात?
यार क्लियर है ना ये वाली बात? बिल्कुल इजी, मतलब प्रीवियस चीजें रिवाइज हो रही हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं अपने पास। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया। बाय हार्ट लर्न कर लो इसको अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, स्कूल में भी ये फॉर्मूला काम आ जाएगा तुम्हारे, और कॉम्पिटिशन में तो आएगा ही आएगा। चलो, अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं फिर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि आर जो होता है वो होता है डियर फ्रेंड्स रो एल बाय ए के इक्वल। ठीक है, ये बात तो सभी को ही पता है। तो मैं दोस्तों तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है, जन लॉग ले लिया, तो अपना आ गया लॉग आर इक्वल टू लॉग रो एल बाय ए। इतनी छोटी सी तो मैथ्स की चीजें आती होंगी तुम्हें भाई, 11 पूरा 11th अच्छे से तुमने पढ़ा है, इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हो तुम, इतने होशियार बच्चे हो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग रो प्लस लॉग ऑफ एल बाय ए। इसको फर्दर मैंने लिख दिया लॉग आर इक्वल टू लॉग रो प्लस लॉग एल माइनस लॉग ए। ठीक है दोस्तों, अब जनरल डेरिवेटिव कर देते हैं। जनरल डेरिवेटिव, ठीक है, तो जनरल डेरिवेटिव जब मैंने किया तो मेरे पास आ गया डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो प्लस डी एल अपॉन एल माइनस डी ए बाय ए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो तुम कमेंट करके लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, अच्छा अब देखो इस केस में मैंने ये फैक्टर लिख दिया, डी आर बाय आर इक्वल टू डी रो बाय रो प्लस डी एल बाय एल माइनस डी ए बाय ए। ठीक है बात? अच्छा अब, ठीक है सर, अब देखो यार इस वाले फैक्टर को देखो, डी आर बाय आर किसकी इक्वल था? डी आर बाय आर, डी आर देखो हम जानते हैं फॉर्मूला, आर नॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा आर आई अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला देखा है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है मैंने, जस्ट इसके प्रीवियस जब हम डेरिवेशन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो एक्चुअल में यही तो डेल्टा आर है, और अगर डेल्टा टी और डेल्टा आर बहुत बहुत छोटा होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी आर इक्वल टू आर आई अल्फा डी टी। अरे बात समझ में आ रही है ना ये वाली? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब यही वैल्यू उठा के जस्ट मैंने यहाँ पे पुट करनी है, फिर यहाँ भी चीजें पुट करूंगा और यहाँ भी पुट करूंगा, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मेरे को डी रो में चेंज निकालना है, तो अपने पास आ गया आर अल्फा डी टी अपॉन आर इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो प्लस एल बाय एल अल्फा डैश डी टी माइनस ए बाय ए टू अल्फा डैश, क्योंकि ये एरिया एक्सपेंशन है, एरिया एक्सपेंशन में तुमने पढ़ा हुआ है टू अल्फा डैश हो जाता है, और वॉल्यूमेट्रिक में थ्री अल्फा डैश हो जाता है। ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये तुम लोग थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो टू अल्फा डैश डी टी। ठीक है, तो अपने पास सिंप्लीफाई कर दिया, काटा पीटी मचा दी हमने। ठीक है, काट दिया यहाँ से जो जो चीजें कट हो रही थी, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया अल्फा माइनस, सॉरी अल्फा, देखो यहाँ ये प्लस का ये माइनस का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस अल्फा डैश डी टी रो इज इक्वल टू डी रो। लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अल्फा जो होता है इसका ऑर्डर होता है 10 की पावर माइनस थ्री, और अल्फा डैश का जो ऑर्डर होता है ये थर्मल एक्सपेंशन वाला, इसका होता है 10 की पावर माइनस फाइव। तो एक्चुअल में ये वैल्यूज इतनी छोटी हैं कि वी में नेग्लेक्ट द थिंग्स। ठीक है, सो नेग्लेक्टिंग formula becomes formula becomes rho alpha rho dt equal to d rho. This is the formula you have to remember. ठीक है, क्या बात समझ में आई? तो एक्चुअल में ये अल्फा क्या है मैं फिर लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो, अल्फा इज थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा है, ठीक है। चलो फिर आपको ये भी समझ में आ गया कि अल्फा का ऑर्डर होता है 10 की पावर -3 और अल्फा डैश का ऑर्डर होता है 10 की पावर -5। ट्राई टू रिमेंबर द फैक्ट्स, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर करो, कोशिश करो अच्छे से, तो याद हो जाएगा, ऐसे कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज हम लोगों ने अपना ओम्स लॉ का चैप्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बचे हुए कंसेप्ट्स और साथ में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स नाम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम लोग अब शुरू करेंगे क्रिचॉफ्स लॉ का कंसेप्ट एंड डिस्कशन ऑन ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, डू रिवाइज द लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, वी विल मीट अगेन सून, बाय।